अस्सलाम वालेकुम। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द ब्लैडर कैंसर। इसमें से कोई यूक्यू तो नहीं आया हुआ, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वी हैव टू कवर दिस टू। तो ब्लैडर कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, तो इस वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। और आफ्टर प्रोस्टेटिक कैंसर, फर्स्ट इज़ प्रोस्टेटिक कैंसर, नेक्स्ट इज़ ब्लैडर कैंसर। और ये किस एज में होता है? मेन में ज़्यादा कॉमन होता है और 6th एंड 7th डेकेड्स, मतलब 60 70 साल की उम्र में जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके MCQ आता है कि ब्लैडर कैंसर में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो कौन सी टाइप का होता है। तो दैट इज़ ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। इसके अलावा स्क्वैमस भी हो सकता है, इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। तो स्क्वैमस होता है ना, अगर बॉडी में अगर ब्लैडर के अंदर क्रॉनिक कोई इन्फ्लेमेशन चल रही हो ना, जैसे शिस्टोसोमियासिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, यू नो दैट, अगर ये बहुत अरसे से ब्लैडर को इन्फ्लेम कर रहा हो तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है दैट इज़ स्क्वैमस सेल कैंसर। और अगर जो है कोई भी मतलब जो जेनेटिकली हम बच्चे के अंदर सस्पेक्ट कर सकते हैं वो है कि यूरेकल अगर रेमिनेंट रह गया हो ब्लैडर के अंदर। ये जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसने बाद में जो है वो ख़त्म हो जाना होता है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है, रेमिनेंट इसका रह जाता है, उसको हम कहते हैं हमारा यूरेकल रेमिनेंट। तो इसकी वजह से जो कैंसर मोस्ट कॉमनली होता है ब्लैडर में दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा। तो ओवरऑल जो है ट्रांजिशनल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जो है शिस्टोसोमियासिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कैंसर है दैट इज स्क्वेमस, और एडिनोकार्सिनोमा जो है वो रेमिनेंट की वजह से है। इसकी ईटियोलॉजी आपने पहले पैथोलॉजी में भी पढ़ी होगी कि एक मैन है 60 to 70 ईयर्स का है, और जी आपको आता है जी आपके पास, और जी वो बताता है कि मेरा उसका ऑक्यूपेशन पूछते हैं हिस्ट्री के अंदर, जनरल हिस्ट्री जो होती है, तो वो बताता है कि मैं कोई एनिलीन डाई की फैक्ट्री में काम करता हूँ, या रबर इंडस्ट्री की में काम करता हूँ, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, डाई वर्कर हूँ, डाई ट्यूब्स में केबल वर्कर हूँ। तो ये ऑक्यूपेशंस जो हैं इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं लाइक फेनेसिटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, जो एंटी कैंसर एजेंट है, उसकी वजह से होगा। स्मोकिंग, अगर आपने रिस्क फैक्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है तो दैट इज़ स्मोकिंग हिस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्यूमर, इसको हम कहते हैं ब्लैडर ट्यूमर को, एनिलीन डाई की वजह से होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्यूमर है, इंडस्ट्रीज़ का ज़रूर, ऑक्यूपेशन का ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन इसके साथ होता है, तो ऑक्यूपेशन का पूछना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरे कोई कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक बेंजीडीन है, ओटोलिडीन है, इनके एक्सपोजर की वजह से भी हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसमें एक तो सबसे पहली बात होती है कि आपके पास, जैसे कि बताया मैंने, 6 to 70 ईयर्स के बाबे आएंगे आपके पास। ठीक है, एल्डरली होंगे और वो हिस्ट्री दे रहे होंगे, क्रॉनिक हिस्ट्री, कि मैं इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर चुका हूँ, एक इंडस्ट्री में जो कि मैंने पीछे आपको बताई हैं। उसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रॉस लेवल पे हिमेचूरिया होता है। ठीक है, तो अगर ग्रॉस हिमेचूरिया के साथ पेशेंट आ रहा है, रूल आउट ब्लैडर कैंसर फर्स्ट। ठीक है, ताकि आप उसकी अर्ली इंटरवेंशन करो और पेशेंट को बचा सको। इसके अलावा जो है जो इसमें मुझे लग रहा है ना जो इम्पोर्टेंट है, मतलब बाकी तो चले फीचर्स होते हैं कैंसर के, वेट लॉस के चेक्स या वगैरह और इस तरह की चीज़ें, पेन हो जाना अगर नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, अगर उसने वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, दिस इज़ लाइक नॉन स्पेसिफिक टाइप्स। तो इसमें जो मुझे लग रहा है ना इम्पॉर्टेंट है, ये बिलियन लव से हम देख लेते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं कि पेनलेस ग्रॉस हिमेचूरिया इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ये सबसे पहले आपने याद रखना है। और दूसरी बात ये कि कांस्टेंट पेन इन द पेल्विस यूजुअली हेरॉल्ड्स द एक्स्ट्रा वेसिकल स्प्रेड। तो ये जो हमारी इसकी पेन होती है वो कहाँ पे होती है? लॉइन के ऊपर। ठीक है, ये हमें बताएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है। एक्स्ट्रा वेसिकल मतलब ये कि ना इसकी एक्स्ट्रा वेसिकल पेन भी होती है, मतलब कि पेशेंट बताएगा कि मुझे
मतलब इसकी पेन जो है वो थाई के लेवल पे, एनएस के लेवल पे, या जो है ना पेनिस के लेवल पे हो रही है पेन, ठीक है। तो वो जो पेन यहाँ पे होती है ना, इसका मतलब कि वो अब ब्लैडर से कहीं और भी स्प्रेड कर गया है, उसके स्प्रेड को बताती हैं ये पेन्स। अदरवाइज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे लग रहा है इसका ब्लैडर कैंसर का, वो है पेनलेस ग्रॉस हेमेटूरिया। मतलब कि पेन इसमें नहीं होती, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है यूरिन के अंदर। और अगर पेन हो तो इसका मतलब नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, और एक्स्ट्रा वेसाइकल पेन हमें मिलती है, मतलब कि दूसरी जगहों पे पेन मिलेगी। उसका हमें पता चलेगा कि ब्लैडर की जो कैंसर की स्टेजिंग है वो कुछ ज़्यादा हो चुकी है, उसका स्प्रेड जो है वो ब्लैडर से कहीं और हो चुका है, एक्स्ट्रा वेसाइकल स्प्रेड है। ठीक हो गया। तो कैंसर के लिए हमारी जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जनरल, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इसमें जो हमारी कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कि हमने कैंसर को देखना है, दैट इज सिस्टोस्कोपी, जो हमने ब्लैडर के स्टोन्स के लिए भी की थी। सिस्टोस्कोपी से क्या होगा, हम सिस्टोस्कोप घुसाएंगे, मैंने उसकी आपको इमेज भी दिखाई थी, नीचे से यूरेथ्रा से घुसाएंगे, ब्लैडर में लेके जाएंगे, और वहाँ पे वो कैमरा होता है, कैमरा समझ लें एंडोस्कोप की तरह का। तो आपको वहाँ पे कैंसर का जो ट्यूमर का मैस होगा वो पड़ा हुआ नज़र आएगा, और वहाँ पे ही आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। मतलब ये डायग्नोस्टिक भी है, थेराप्यूटिक भी है। वहाँ से ही आप कोई चीज़ घुसाएं, उसकी बायोप्सी लें मटेरियल की, और उसको बाहर ले आएँ, और फिर आप उसको बायोप्सी को सैंपल करें। वो जो आपको टुकड़ा शुकरा नज़र आएगा उसको भी बाहर निकालें पूरे के पूरे को, ताकि आप उसको बायोप्सी के लिए भेज सकें लैब में, ठीक है। कैंसर भी पता चल जाएगा, थेराप्यूटिक भी है, डायग्नोस्टिक भी है, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसके लिए वो सिस्टोस्कोपी है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है पेनलेस ग्रॉस हेमेटूरिया के लिए, तो आपने सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपने रखनी है दैट इज सिस्टोस्कोपी, ठीक है। बाकी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, जनरल इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन एग्जामिनेशन कर लिया, उसमें आपको हेमेटूरिया मिल गया, साइटोलॉजी कर ली यूरिन की, उसमें आपने मेलिग्नेंट सेल्स देख लिए, अल्ट्रासाउंड कर लिया। अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या नज़र आएगा, ब्लैडर में ग्रोथ नज़र आ जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आ जाएगी, लिवर की मेटास्टेसिस नज़र आ जाएगी। आईवी यूरोग्राफी आप करवा लेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली आप जो डाई डालेंगे वो वहाँ पे जाके अटक जाएगा जहाँ पे कैंसर पड़ा होगा, फिलिंग डिफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिस्टर्स को भी मैंने आपको बता दिया, फ्लैक्सिबल सा होता है, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, अंदर घुसाते हैं, और जी हम जो है ना ये करेंगे। जैसे में ट्यूमर मिलता है हम साथ ही उसकी जो है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कर लेते हैं, मतलब सिस्टर्स को भी परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही यूरेथ्रा के थ्रू ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन, मतलब निकाल लिया हमने, रिसेक्ट करके बाहर ले आए ब्लैडर ट्यूमर को, तो दैट इज़ नोन एज TURBT प्रोसीजर। उसकी हमने बायोप्सी भेज दी, हिस्टोलॉजी सैंपल और हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में, और जी हमने कैंसर को ट्रीट भी कर लिया, और जी उसको रूल आउट भी कर लिया। फिर ऑब्वियसली वो स्टेजिंग वगैरह हमारी चलती रहेगी कैंसर के लिए, CT स्कैन वगैरह और ये वो, ठीक है। बाकी देखें CBC हमने कर लिया, एनीमिया के लिए ESR करवा लिया, यूरिन एनालिसिस करवा ली, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन MRI करवा लिया, एक्सरे करवा लिया, IV यूरोग्राफी करवा ली, और सिस्टोस्कोपी करवा ली, विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब TNM स्टेजिंग जो है इसकी एज सच इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का, तो स्टेजिंग के लिहाज से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए ये डायग्राम अच्छी है, मैंने वैसे इसके ऊपर गन मारा हुआ है, लेकिन देखें इसमें मतलब मैं आपको बता देती हूँ ना। देखें सबसे अंदर जो है वो ब्लैडर की लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, जिसमें एपिथीलियम होगी उसकी, फिर उसके बाद जो आपको कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको मसल नज़र आ रहा है, और सबसे बाहर आपको फ़ैट नज़र आ रही है। तो स्टेजिंग जो है वो हम इसी के ऊपर ही, डायग्राम के ऊपर ही आपने जो है ना अपनी बुक पे इस तरह एक गन मार लेना है, मतलब इसको गंद ही कहते हैं। तो ये मार लेना मतलब कि जब आपने रिवाइज़ करना है तो आपने इसी से करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना बड़ा वो टाइम लगता है रिवाइज़ करने में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि जो हमारी जो है TA स्टेज होती है, TA स्टेज होती है, जिसमें सबसे पहले जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये जो है ना ये वाली, ठीक है, ये होती है कार्सिनो इन सीटू, मतलब कि वो अभी जो है ना नॉन इन्वेसिव है, उसने इन्वेड नहीं किया एपिथेलियम को, ठीक है। तो वो हमारी हो जाएगी, ये जो ब्लैडर की लाइनिंग है इसको इन्वेड नहीं किया, ये जो आपको नज़र भी आ रहा है ये वाला, इसने अभी इन्वेड नहीं किया ब्लैडर को, उसकी लाइनिंग को। तो दिस इज़
कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। उसके बाद ना, उसके बाद अगर आप देखें ये वाली जो स्टेज है, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये वाली, ये जो स्टेज है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें आपको क्या लग रहा है उसने किसको इन्वेट कर लिया है? दिस इज़ एक्चुअली T1 स्टेज, ठीक है। ये क्या है, TA स्टेज है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारी ये TA स्टेज है, जिसमें उसने जो है उसको नहीं किया इन्वेड, ठीक है, नॉन इन्वेसिव है TA, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो, ये देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रही है। सेकंड वाली जो मैंने हाईलाइट किया है, पहली वाली में उसने एपिथेलियम को इन्वेड नहीं किया तो वो कार्सिनोमा इन सीटू था, ठीक है, और दूसरी वाली में नॉन इन्वेसिव था। अब ये दूसरी वाली में आपको क्या नज़र आ रहा है कि उसने जो है ना हमारी जो है उसको इन्वेड कर लिया है एपिथेलियम को, ठीक है। तो ये जो होगी ये T1 स्टेज होगी, जिसमें T1 स्टेज में उसने क्या किया है कि सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, मतलब उसने एपिथेलियम को क्रॉस करके कनेक्टिव टिश्यू में आपको नज़र आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, उसमें वो आ गया। ये जो हमारी ये वाली देखें, इसमें आपको क्या लग रहा है, वो कहाँ पे आ गया, मसल के अंदर, ठीक है। तो अगर वो मसल में आ जाएगा तो ये हमारी हो जाएगी T2 स्टेज, ठीक है। और ये देखें इसमें क्या किया है, फैट को भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो जब ये हमारी फैट को भी, पेरीवेसिकल फैट को भी क्रॉस कर लेगी, दिस विल बी T3 स्टेज, ठीक है। और फिर ये देखें, यहाँ पे देखें इसने क्या किया है, सारी की सारी एपिथेलियम को भी क्रॉस कर लिया है, मतलब एपिथेलियम को भी, मसल को भी, फैट को भी, और स्प्रेड कर गया। कहाँ पे स्प्रेड कर लिया, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। मतलब लाइक ये प्रोस्टेट में चला गया, यूट्रस में चला गया, बाउल में चला गया, यहाँ पेल्विक और एब्डोमिनल वॉल में चला गया। तो ये वाली जो है ये होती है T4 स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा था कि वो नॉन इन्वेसिव था, कार्सिनोमा इन सीटू था। फिर हमारा जो है वो उसने एपिथेलियम को क्रॉस किया, कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, तो ये T1 स्टेज हो गई। T1 स्टेज तब स्टार्ट होगी जब वो कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा। फिर जब वो मसल में आ जाएगा तो T2 होगी, जब वो फैट को क्रॉस करेगा तो T3 हो जाएगी, जब वो बाहर आ जाएगा और दूसरी जगहों पे चला जाएगा तो T4 हो जाएगी। तो यही स्टेज यहाँ लिखी हुई है, देखें TA और इन सीटू ये दोनों नॉन इन्वेसिव हैं। T1 में वो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को क्रॉस कर चुका है, T2 में मसल को, जो कि डिफ्यूजर मसल होता है ब्लैडर का, T3 में वो पेरीवेसिकल फैट को क्रॉस कर चुका है, T4 में जो है वो बाहर इर्द के स्ट्रक्चर्स में चला गया, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे ट्रीटमेंट। तो देखिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, खुद आपने सोचना है, रट्टे नहीं मारने, ठीक है। देखें अगर हमारा जो है ये वाला है, मतलब कि हमारा जो कैंसर है वो या तो TA स्टेज में है, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है जब वो हमारी एपिथेलियम को क्रॉस नहीं किया, इन्वेसिव है, या वो T1 स्टेज में है जब उसने एपिथेलियम को क्रॉस करके जो है कनेक्टिव टिश्यू में आ गया है। इस केस में आपको ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, मतलब यहाँ से हम जो है वो उसी तरह सिस्टोस्कोप घुसाएंगे और जो यहाँ से हम उसको, मतलब इन चीज़ों के जो बने हुए हैं इतने बड़े बड़े गोले, इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर होगा दैट इज़ TURBT, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, ठीक है। अब वो जो आप स्पेसिमेन निकालेंगे, आप क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन को पकड़ के ना हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेज देंगे, उसकी स्टेजिंग ग्रेडिंग करवाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। सिस्टोस्कोपी के थ्रू सारा जो है आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है और इसमें फिर हम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर हमने फॉलो अप रखना होता है पेशेंट का। अगर हमने ये निकाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को सुकून के साथ भेज देना जी अब तुम्हें कोई मसले की बात नहीं है, हमने उसकी फॉलो अप रखना है। रिकरेंस हो सकती है ब्लैडर ट्यूमर की, हमने उसका दोबारा से TURBT करना है, जैसे ही वो कोई मास हमें दोबारा से फॉलो अप में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ TA एंड T1 स्टेज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू जो है वो हमारा था ये वाला, इसी में ये जो है मतलब ये जो TA और T1 स्टेज है
इसी में जो कार्सिनोमा इन साइटू होगा, जिसमें उसने एपिथेलियम को क्रॉस नहीं किया होगा, उसमें भी हम यही करेंगे, टर्प टी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बीसीजी जो है ना उसको अंदर घुसा देंगे। ठीक है, टर्प टी करने के बाद बीसीजी क्या होती है, मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, वैसे पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से वो बीसीजी होती है एक, वो हम यहाँ से घुसाएंगे, इधर भर देंगे उसको। ठीक है, वो बीसीजी की वजह से क्या होता है कि वो कुछ ना ऐसे चीज़ें निकालता है कि वो इन्फ्लेमेशन बना देती है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देती है। वो इन्फ्लेमेशन की जो है ना एक एंटी ट्यूमर इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, वो एंटी ट्यूमर इफ़ेक्ट जो है वो ट्यूमर को आहिस्ता आहिस्ता, अगर नया भी बनता है तो उनको निकाल देता है बाहर। तो टर्प टी करने के बाद हम बीसीजी करेंगे। ठीक है, उसका एंटी ट्यूमर इफ़ेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन वहाँ पे क्रिएट करता है, इसकी वजह से इसके कुछ इरिटेटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा बीसीजी का, कि ये रिस्क ऑफ ट्यूमर को, रिकरेंस को कम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों का ट्रीटमेंट। इनको हमने निकाल दिया, टी और कार्सिनोमा इन साइटू का टर्प टी करके जो है बीसीजी डाल दिए अंदर। अब हमारी होती है T2 और T3 स्टेज, ये वाली। इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इनके ट्यूमर को, मास को निकाल दें, क्या लगता है आपको कि हम कुछ अच्छा प्रोसीजर कर सकते हैं इसका T2 और T3 के लिए? नहीं, इसमें हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि T2 और T3 में जो है ना उसने हमारे मसल को भी इन्वॉल्व कर लिया, पेरीविज़ाइकल फैट को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जो है कुछ और करना चाहिए कि हम ब्लैडर की रेडिकल सिस्टेक्टमी कर दें। पूरे के पूरे ब्लैडर को हम बॉडी से बाहर निकाल दें। उसके इर्द गिर्द जो पेरीविज़ाइकल फैट है उसको भी निकाल दें। इर्द गिर्द जो पेल्विक लिम्फ नोड्स हैं, प्रोस्टेट है, प्रॉक्सिमल यूरीथ्रा है, उन सब को निकाल दें। अगर वुमेन है तो ब्लैडर के साथ साथ पीछे जो पड़ा हुआ है यूट्रस, उसको निकाल दें। यूट्रस के नीचे जो पड़ी हुई है विजाइना, उसकी एंटीरियर वॉल को भी निकाल दें। फिर जब बॉडी में से ब्लैडर निकल गया तो अब क्या करें, हम करेंगे एक प्रोसीजर जिसमें हम आर्टिफिशियल ब्लैडर बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में, मतलब कि इसके जो आगे लिखा हुआ है उसको बताएंगे। तो ये हमारी होती है T2 और T3 स्टेज के अंदर कि हमने क्या करना है। अगर पेशेंट जो है वो ये सर्जरी नहीं करवा सकता, वो अनफिट है सर्जरी में, या वो कहता है नहीं मैंने नहीं, हम रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी, मुझे अपना ब्लैडर बहुत प्यारा है, तो जी फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसके अंदर रेडिकल रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। लेकिन ऑब्वियसली जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस कम है, लेकिन सर्वाइवल रेट कम है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा T2 और T3 का ट्रीटमेंट। T4 जिसमें उसने क्या किया, ये देखिए इर्द गिर्द फैल गया हुआ है। क्या आपको लगता है ब्लैडर निकालने से, इर्द गिर्द के नोड्स निकालने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना फ़र्क, क्योंकि अब वो पेल्विक एब्डोमिनल वॉल में चला गया, बाउल में चला गया, यूट्रस में, प्रोस्टेट में कैंसर स्प्रेड कर गया। तो इस केस में हमें कीमो की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखें हाईलाइट किया हुआ है। TA और T1 में हमने टर्प टी की, जो कार्सिनोमा इन साइटू है उसमें हमने टर्प टी करके BCG की। T2 T3 में हमने रेडिकल सिस्टेक्टमी की, जिसमें हमने कौन से स्ट्रक्चर्स निकाले वो मैंने आपको बता दिया। वुमेन में हमने क्या निकालने हैं, और आर्टिफिशियल ब्लैडर बना दिया। अगर सर्जरी के लिए अनफिट है तो रेडिकल रेडियोथेरेपी कर दी, और T4 के लिए कीमो रेडियो की, पैलिएटिव सर्जरी की, क्योंकि पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती, अब कैंसर बहुत स्प्रेड कर गया। सिस्प्लाटिन हम यूज़ कर सकते हैं, मीथोट्रेक्सेट, विनब्लास्टिन, एड्रियामाइसिन, सिस्प्लाटिन, ये सारे हमारे होते हैं, और 5 ईयर सर्वाइवल भी इसका कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ट्रीटमेंट था। अब ये हम करने लगे थे कि एक चीज़ इधर मैंने आपको करवानी थी, ये वाली, कि लो रिस्क जो हमारे सुपरफिशियल ट्यूमर्स होते हैं, वो जो होते हैं उनके अंदर मेटाप्लेजिया भी कम हुआ होता है, बिजारी भी सेल्स कम होते हैं, रिकरेंस रेट भी कम होता है।
तो जो लो रिस्क होते हैं उनके अंदर हम पोस्ट ऑपरेटिव टर्प टी करते हैं और मिटोमाइसिन सी देते हैं ऑपरेशन करने के बाद। टर्प टी करने के बाद मिटोमाइसिन सी देते हैं। जो इंटरमीडिएट है उसमें हम 6 साइकिल देते हैं मिटोमाइसिन सी की पोस्ट ऑपरेटिवली, और जो हाई रिस्क होते हैं उसमें हम देते हैं 6 साइकिल्स ऑफ BCG पोस्ट ऑपरेटिवली। और फिर हम रेडिकल सिस्टेक्टमी हम ऑफ़र कर देते हैं पेशेंट को कि हम आपका ब्लैडर निकालना चाहते हैं, प्लीज़ हमें निकालने दें। उसके बाद ना एक प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बताया था, जो T2 और T3 स्टेज होती है, जिसमें हम ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं। उसकी जगह हमने आर्टिफिशियल ब्लैडर लगाना होता है ना, उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं यूरिनरी डाइवर्जन आफ्टर सिस्टेक्टमी। मतलब सिस्टेक्टमी मतलब ब्लैडर को निकालने के बाद हमने अब यूरिन जो है वो कौन निकाले, मतलब ब्लैडर निकल गया है तो अब यूरिन जो है वो कैसे बॉडी से निकले, कहाँ पर स्टोर हो, कोई चीज़ होनी चाहिए ना, तो हम आर्टिफिशियल ब्लैडर बनाते हैं। उसकी मैं आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने देख लेनी है। उसमें बहुत आसान है कि इलियल कॉन्ड्यूट होता है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर टाइप यही हम यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ना हम इलियम का ना थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का हम हिस्सा लेते हैं उसकी मेजेंट्री समेत। और फिर क्या करते हैं, वो जो ब्लैडर के ऊपर यूरेटर्स होते हैं ना, उनको ना हम इसके साथ जोड़ देते हैं, मतलब इलियम के साथ जो हमने सेगमेंट उतारा होता है। और दूसरा जो हिस्सा होता है इलियम का, उसको हम बाहर स्टोमा के साथ लगा देते हैं, मतलब स्टोमा बना के ना राइट ईलक फॉसा के अंदर इलियोस्टमी कर देते हैं और उसके साथ हम बैग अटैच कर देते हैं। अब क्या होगा, जो किडनी में से यूरिन होगा वो आएगा यूरेटर्स में, यूरेटर से निकलेगा और वो जो इलियम का हमने वो जो हिस्सा बनाया हुआ है उसके अंदर जाएगा और वहाँ से इलियोस्टमी वाला जो स्टोमा होगा उसमें आएगा और वहाँ से जो है बैग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके आपने वीडियो देख लेंगे। ये होता है इलियल कॉन्ड्यूट, ये हम जो है ना प्रोसीजर मोस्टली यूज़ करते हैं। दूसरा होता है ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लूप ऑफ इलियम यूज़ करते हैं या फिर असेंडिंग कोलॉन के साथ जो है ना हम बनाते हैं। तो इसमें भी यूरेटर्स होते हैं और मतलब इसी तरह ना हम ब्लैडर की रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन इसमें जो आपने याद रखना है ना, इलियल कॉन्ड्यूट वाला प्रोसीजर याद रखना है। बाकी यूरेट्रो सिग्मोइडोस्टोमी भी हम करते हैं कि इसमें सिग्मोइड कोलॉन यूज़ करते हैं हम, यूरेटर्स को सिग्मोइड कोलॉन के साथ अटैच कर देते हैं और जो यूरिन होता है ना वो स्टूल्स के साथ आना शुरू कर देता है, मतलब जहाँ से स्टूल्स पास होते हैं ना रेक्टम के थ्रू, वहीं से यूरिन भी आता है, तो इसको कहते हैं यूरेट्रो सिग्मोइडोस्टोमी। तो ये हमारे 3 प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ऑब्वियसली ब्लैडर बॉडी से निकल जाएगा तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल ब्लैडर बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लैडर कैंसर। अब नेक्स्ट से हम जो है इसके छोटे मोटे टॉपिक्स देखेंगे, फिर हमारा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा, प्रोस्टेटिक कैंसर होगा, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे।